पहली हेडिंग होती है डिफाइन या कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड। वो आप सबको मालूम है, सुन लो फिर भी। कैरेक्टर ऑफ सॉलिड में आता है दे हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, देयर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर वेरी लेस, ठीक है, देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव ओनली ऑसिलेटरी मोशन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड में कैसा मोशन होता है, खाली ऑसिलेटरी, ठीक है। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आप तैयार रहेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं जो वन वर्ड के होंगे, फिल इन द ब्लैंक टाइप के होंगे, जैसे आईएससी का पैटर्न था अभी तक कि बच्चों उन्होंने दे दिया कि इन सॉलिड फॉलोइंग टाइप और विच टाइप ऑफ मोशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो वहां आपको लिखना होगा ऑसिलेटरी मोशन इज पॉसिबल या वाइब्रेटरी, और कोई मोशन नहीं होता। अगली हेडिंग है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या अंतर है। आई होप तो सारे आंसर याद होंगे, अगर किसी में कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, लेकिन पहले सुन लीजिए। क्रिस्टलाइन वो होता है जो डेफिनेट, ठीक है, विच हैव शार्प एजेस, बाउंड्रीज, डेफिनेट ज्योमेट्री, तो जिसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है। ग्रेड 1 का सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन है, और ग्रेड 2 का सॉलिड कहने का मतलब जिसमें अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है, बाउंड्री डेफिनेट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, वो वाला सॉलिड क्या कहलाएगा, एमोर्फस। एमोर्फस, ए का मतलब है नॉट डिफाइंड, मॉर्फ का मतलब है अपीयरेंस, तो जिसकी अपीयरेंस डिफाइन नहीं है वो एमोर्फस है, और जिसकी अपीयरेंस वेल डिफाइंड है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ऐसे शेप बता रहे हैं, वो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो एक अंतर क्लियर हो गया। अब इसमें पार्ट्स में अंतर पूछे जाते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पूछा जाता है वो ये, बताओ बेटा किसमें क्रिस्टलाइन या एमोर्फस, किसमें एनआइसोट्रॉपी होती है, एनआइसोट्रॉपी। तो आपका आंसर है क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन। आइसोट्रॉपी होती है, वेरी गुड। क्रिस्टलाइन में एनआइसोट्रॉपी होती है, तो ऑब्वियसली ये भी ध्यान रखना है व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी। तो एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होना। मतलब ये वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस है, और इस वाली एक्सिस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज बेटा कौन सी, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग होगा तो वो कहलाएगा एनआइसोट्रॉपी, और हर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम दिखेगी तो वो कहलाएगी आइसोट्रॉपी। तो जरा ध्यान रखना, एमोर्फस में आइसोट्रोपिक होता है और क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक होता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, वाई भैया ये तो क्या है, रेगुलर, फिर भी एन आइसोट्रोपिक है, क्यों, रेगुलर होने के बाद भी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एज इन डिफरेंट डायरेक्शन अरेंजमेंट में डिफर। इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर अरेंजमेंट है और इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन इन दोनों डायरेक्शन का अरेंजमेंट अलग अलग है, तो प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो आप कहेंगे कि यहां अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट डिफर हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, इसलिए एनाइसोट्रॉपी। इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है, अरे भाई ये तो पूरा ही अगड़म बगड़म था, समझ में आया, मतलब अनशंट था पूरा ही, फिर भी प्रॉपर्टी हर जगह एक जैसी क्यों। तो इसमें आपका आंसर होगा सेम इरेगुलरिटीज आर ऑब्जर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो सत्यानाशी इस डायरेक्शन में थी वही सत्यानाशी इस डायरेक्शन में पिटी हुई है, वही सत्यानाशी है, तो हर डायरेक्शन की सत्यानाशी एक जैसी है, इसलिए ये हर डायरेक्शन की प्रॉपर्टी भी कैसे रखता है, एक जैसी। और एक मेन एग्जाम्पल याद रखना है ग्लास, और ग्लास SiO2 का बना है, और उसी SiO2 का एकदम रेगुलर हो जाए तो क्वार्ट्ज कहलाता है। तो ग्लास और क्वार्ट्ज का बेसिक कंस्टिट्यूएंट सेम है, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़ी होती है दोनों में ही, लेकिन ये एक रेगुलर होता है शेप। तो जो नदी में रेत मिलती है ना, चमकीले वाले कण होते हैं वो क्वार्ट्ज होते हैं, वेरी हार्ड भी होते हैं, एब्रेसिव होते हैं, अगर क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है काटने पीटने में, फिलहाल वो मिल्की अपीयरेंस के हैं। और ग्लास कैसे अपीयरेंस का है, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट हम मान के चल रहे हैं, तो ग्लास एमोर्फस है, जबकि उसी का एक फॉर्म जिसमें रेगुलर हो गया SiO2 वो क्वार्ट्ज है, ठीक है, जो मिल्की कलर का है। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि ओल्ड मोन्यूमेंट्स के ग्लास जो होते हैं वो बीच बीच में मिल्की स्पॉट्स दिखाते हैं, क्यों। तो आप आंसर लिखेंगे ओल्ड मोन्यूमेंट में जो ग्लास है वो धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, धीरे धीरे फ्लो करता है, और जब वो फ्लो करेगा
तो कहीं कहीं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ जाएगा, वहां आप ये लिखेंगे कहीं कहीं क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। और जहां जहां क्रिस्टलाइजेशन हो गया वो मिल्की हो गया, और जहां क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ वो एमॉर्फस। बोलो क्लियर है? तो ओल्ड मोन्यूमेंट के ग्लास मिल्की क्यों होते हैं, ये क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि ओल्ड विंडो पैन मतलब बाबा आदम के जमाने की अगर खिड़कियां हैं तो वो ऊपर से और नीचे से अलग अलग फिक्स दिखेंगी, या वो कहें ऊपर से थिनर हो गई होंगी और नीचे थिकर हो गई होंगी। तो याद आ गया क्यों? ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड। वेरी गुड, इट फ्लोज, और ये फ्लो करता है इसीलिए ये कहलाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि फ्लो करता है। तो ऊपर से थिनर और नीचे से थिकर। और एमॉर्फस सिलिकॉन स्पेशली याद करना, ये तो लिख ही लेना, पक्का याद करना है। एमॉर्फस सिलिकॉन इज ए वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल। फोटोवोल्टिक मटेरियल क्या होते हैं? 11th में पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, तो वो वाले सेल्स कहलाते हैं हमारे फोटोवोल्टिक सेल। और फोटोवोल्टिक सेल में एमॉर्फस सिलिकॉन का यूज होता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों जितने आपके 1 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे उतने आपके नंबर बोर्ड में ज्यादा आए। बोर्ड में लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, कभी भी 4 लाइन की डेफिनेशन कोई नहीं आई है, कभी भी 4 लाइन का कुछ भी नहीं आया है। कोई भी क्वेश्चन आया वो 1 नंबर का आया या आधे नंबर का आया। 1 नंबर में आया तो उन्होंने पूछ लिया डिफाइन विद एग्जाम्पल, जैसे डिफाइन एनाइसोट्रॉपी विद एग्जाम्पल, तो भैया आधा नंबर तो एग्जाम्पल का है और आधा नंबर है डेफिनेशन का, ऐसे करके चीजें आती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आएगा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो किसी क्रिस्टल का नाम लिख दोगे। चलिए बताइए, आपको पहली 2 हेडिंग में किसी को डाउट है या कुछ पूछना है? कौन सी 2 हेडिंग हो गई हमारी? एक हो गया हमारा व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, वो कैरेक्टर भी याद करने हैं। और बीच बीच से जरा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो जो बहुत इजी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाई सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड क्यों नहीं मूव करते? वेरी गुड, तो आपको कहना दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डिस्टेंस आर लेस एंड दे हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। कोई भी चीज अपनी शेप तब बदलती है जब उसके में ऑसिलेटरी मोशन हो। यहाँ वाइब्रेटरी है, मतलब हिलेगा वापस वहीं आ जाएगा, वाइब्रेट होकर वापस आ गया, और अगर वापस आ गया तो वैसा ही दिखेगा, इसलिए शेप चाहिए। कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? बताओ बेटा, विच हैव डेफिनेट या कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस? क्रिस्टलाइन। सारे के सारे जो है अच्छी बातें क्रिस्टलाइन के लिए कह देना। विच इज सूडो सॉलिड? अमॉर्फस। समझ में आ रहा? सूडो का मतलब फॉल्स है, कहना ये मत समझ, ये भी बड़ी अच्छी बात लग रही थी। ट्रू सॉलिड ये है, ये सूडो सॉलिड। विच हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर? अमॉर्फस। ठीक है, जहां ऑर्डर होता ही नहीं, शॉर्ट रेंज, ये लॉन्ग रेंज। तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होपफुली तैयार है। ये चैप्टर 5 नंबर का होता है, 4 नंबर से 5 नंबर का ये चैप्टर है। तो ये पहला नंबर हम होपफुली कवर मान रहे। डन। अगली हेडिंग पे आते हैं बच्चों। बेटा जो अगली हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अब आप ये मत सोचना कि मैं एकदम लाइन से बुक के हिसाब से चल रहा हूं ना, बुक के हिसाब से नहीं चलूंगा, नहीं तो फिर कोर्स हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। अब अगली हेडिंग इंपॉर्टेंट आती है इस चैप्टर में कि फॉर्मूले बनाओ। यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस क्या है और उनके फॉर्मूले क्या है। तो क्या आपको याद है यूनिट सेल की डेफिनेशन? व्हाट इज यूनिट सेल? ठीक है, तो बेटा यूनिट सेल का मतलब होता है, बताओ क्या होता है यूनिट सेल? वेरी बैड, तो आपको कहना है, हाँ बेटा बोलो। वेरी गुड, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन ओवर एंड अगेन गिव्स कंप्लीट क्रिस्टल। वो जो रिपीटिंग यूनिट है, जिसे बार बार रिपीट करें पूरा क्रिस्टल बन जाए, उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट मोनोमर होता है, ऐसे ही क्रिस्टल्स का यूनिट रिपीटिंग यूनिट यूनिट सेल। समझ में आया? तो ये रिपीटिंग यूनिट होती है जिसे यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिस्टल लैटिस मतलब जो ओवरऑल दिखा 3 डायमेंशन में, वो क्रिस्टल लैटिस, जिससे रिपीट होके दिखा वो यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल समझ में आ रहा? यूनिट सेल 2 तरीके के होते हैं ब्रॉडली, एक कहलाते हैं प्रिमिटिव और एक कहलाते हैं सेंटर्ड।
प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से हैं बेटा? वेरी गुड, जिसमें एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे लगे हैं तो प्रिमिटिव है, जिसमें कॉर्नर के साथ कहीं बीच में भी लगे हैं तो सेंटर्ड है। सेंटर्ड तीन तरह के हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एक है बेटा एंड सेंटर। तो ये यूजुअली बच्चे गलत करते हैं और कई बच्चे तो जल्दबाजी में इसे एफसीसी बोल रहे होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अभी क्यूब तो हमने बोला ही नहीं, तो अभी क्यूबिक कहां से आ गया? तो बॉडी सेंटर का मतलब एटम कॉर्नर पे लगे हैं और कॉर्नर पे लगे होने से एक बॉडी तैयार हो गई, ये इसकी एक बॉडी तैयार हो गई और इसके बाद एक एटम बॉडी के अंदर भी है। तो कॉर्नर के साथ बॉडी के अंदर एक एटम है तो बॉडी सेंटर, कॉर्नर के साथ ऑल फेसेस के सेंटर पे एटम है तो फेस सेंटर, कॉर्नर के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट फेस पे एटम है तो एंड सेंटर। जरा ध्यान रखना, एंड सेंटर में अल्टरनेट फेस कहा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि 6 फेसेस है तो 3 में लगा ना, सिर्फ 2 फेस में लगा है, आमने सामने वाली। ये आमने सामने जो एक एक्सिस से कट होती हैं उन्हें कहते हैं अल्टरनेट फेस, यहीं पे एटम लगा है। तो बच्चों अगर हम बात करें बॉडी सेंटर क्यूब की, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूब में कितने लैटिस पॉइंट हैं? लैटिस पॉइंट कितने हैं? तो इसका आंसर होगा 9। 9 कैसे हैं लैटिस पॉइंट? 8 तो हैं कॉर्नर, ये इसीलिए मैंने फोटो बनाया है, 8 कॉर्नर एक बॉडी के बीच में, तो 9 लैटिस पॉइंट है। फेस सेंटर क्यूब में लैटिस पॉइंट है 14, 8 कॉर्नर 6 फेसेस, इसलिए 14 है। और बच्चे एंड सेंटर क्यूब में होता नहीं है, लेकिन एंड सेंटर क्यूब अगर हो तो लैटिस पॉइंट होंगे 10। क्यों? 8 कॉर्नर होंगे, एक ऊपर और एक नीचे की फेस या आगे और पीछे की फेस 10। तो जरा ये याद रखना, एंड सेंटर क्यूब के लैटिस पॉइंट या एंड सेंटर कोई भी नाम दे दिया तो उसके लैटिस पॉइंट 10 हैं, ज्यादा। तो बोलो बेटा ये वर्ड क्लियर है क्या कि यूनिट सेल किसे कहते हैं और स्पेस लैटिस? ठीक है, यूनिट सेल और स्पेस लैटिस क्लियर है। अब बेटा फिर वर्ड क्या आ गया कि यूनिट सेल कितने तरह के हैं? एक तो कौन से हैं? सिंपल, खाली कॉर्नर, और एक कौन से हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वाले कितने हैं? वो सॉरी सिंपल और सेंटर्ड, सॉरी सेंटर्ड 3 तरह के हो गए, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। एंड सेंटर को ध्यान रखना, यहां तक क्लियर? टोटल यूनिट सेल हमारे पास या टोटल लैटिस जिसे कहते हैं ना ब्राविस लैटिस, कितने टाइप की? तो टोटल ब्राविस लैटिस हमारे 14 है, नंबर याद कर लो 14। होने तो चाहिए 28 क्योंकि 7 टाइप के होते हैं, क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, 7 टाइप होते हैं ना, लेकिन हमारे पास जो नोन है वो सिर्फ 14 है। तो याद करेंगे नेट ब्राविस या ब्रावियास लैटिस कितने हैं? तो 14 ब्रावियास लैटिस हैं। अब बेटा इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को मैंने पहले याद कराया था, जिन्हें याद है वो तो देख लो बोर्ड पे, जिन्हें नहीं याद है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करना। जिन्हें नहीं है, जिन्हें याद है वो देख लो बस, क्योंकि मैंने पहले याद ऐसे करा रखा है कि आपको तुरंत याद आ जाएगा। क्यूब, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल और सारे एंगल 90 भी होते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। याद आ गया? और याद कराने का तरीका था तुम बड़े क्यूट हो, तो सी यू यहाँ, टी ई यहाँ, तो ये क्यूट से याद रखना था टेट्रागोनल। भैया शुरू के तीनों में एंगल 90 है और इसका नाम आपको याद आया? ऑर्थो रोम्बोहेड्रल। याद आया? ऑर्थो रोम्बोहेड्रल, फलाने सिंह राठौर, ठीक है, मतलब एक लंबा चौड़ा नाम है। तो यहाँ साइड कोई इक्वल नहीं है, एंगल सारे इक्वल और 90 है। चौथा था मोनोक्लिनिक, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मोनोक्लिनिक में साइड कोई भी इक्वल नहीं होती और मोनो मतलब 2 एंगल 90 होते हैं, एक नहीं होता। और फिर ट्राई क्लिनिक था, ट्राई क्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो साइड इक्वल है, ना ही एंगल इक्वल है और ना ही कोई 90 है। तो ये था ट्राई क्लिनिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद हेक्सागन और रोम्बोहेड्रल था। याद आ गया? हेक्सागन एक आध बारी पूछा गया है, तो हेक्सागन एक बारी पूछा गया है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, 2 साइड इक्वल होती है, एक नहीं। दिमाग में अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर रखेंगे तो अच्छा रहेगा,
दो एंगल 90 होते हैं और एक 120 होता है, ये हेक्सागन था। और रोम्बस क्यूब को ही कहते हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, बस 90 नहीं होते। तो ये 7 क्रिस्टल थे और इनका एक फोन नंबर बताया था 324211, याद आया? यानी क्यूब आगे चल के 3 तरह का होता है, सिंपल, बॉडी, फेस, टेट्रागोनल 2 तरह का, ऑर्थोरोम्बस 4 तरह का, और ऐसे अगर ऐड करेंगे तो टोटल हमारे यूनिट सेल या स्पेस लैटिस जो ब्रावियस लैटिस कहलाते हैं वो 14 होते हैं। ठीक है, अब जो एक आध क्वेश्चन एक आध बारी आया बस वो ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। बेटा क्वेश्चन आ चुका है, हेक्सागन और टेट्रागोनल में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है? तो कंपेयर हेक्सागन एंड टेट्रागोनल। तो कंपैरिजन में कहेंगे टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में दोनों में दो दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। दोनों में दो दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। और एंगल में अगर बात करें तो दोनों में, हेक्सागन में भी दो एंगल 90 है, सॉरी हेक्सागन में दो एंगल 90 है और यहाँ तीनों एंगल 90 है, यहाँ एक एंगल 120 है। तो हेक्सागन और टेट्रागन में कॉमन पॉइंट क्या हो गए? कॉमन पॉइंट हो गए कि साइड्स में कॉमन है और एंगल्स में वेरी क्लियर है। फिर हेक्सागन एक ही टाइप से नेचर में मिलता है, सिंपल मिलता है, टेट्रा टाइप का मिलता है, सिंपल भी है, बॉडी सेंटर भी है। बोलो क्लियर? क्लियर है। ऐसे ही सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी पूछी जा सकती है क्यूब और टेट्रागोन, क्यूब और रोम्बस में। तो सिमिलैरिटी क्या है? क्यूब में भी सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, इसमें भी यही है। डिसिमिलैरिटी क्या है? क्यूब में एंगल 90 भी है, यहाँ एंगल 90 नहीं। बोलो क्लियर है सातों क्रिस्टल? ये हेडिंग क्लियर है। तो एक नंबर में कभी कभी आ जाता है किसी एक आध सेट में कि भाई टेट्रागोनल के साइड और एजेस बता दीजिए, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल के बता दीजिए, लेकिन यूजुअली वो परेशान करने वाले नहीं देते हैं, बहुत कॉमन देते हैं। जैसे हेक्सागन है, टेट्रागोनल है या क्यूब है, ऐसे ही देते हैं। ठीक है, बहुत टिपिकल आप सोचो तो नहीं देंगे कि मोनोक्लिनिक दे दें, ट्राइक्लिनिक, जनरली नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग जो आती है वो हमारी है कि जो क्यूब की 3 वैरायटी है उसमें कंपेयर करें। अब पूछो 3242 का मतलब ये था कि क्यूब जो होगा, जैसे क्यूब है ना, तो उसके आगे हमने 3 लिख दिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएंट कौन से होते हैं? या तो प्रिमिटिव या सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब सिंपल, और सेंटर्ड में बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। तो ये जो क्यूब है ये 3 तरह से नेचर में मिला है, सिंपल भी मिला है, बॉडी भी मिला है, फेस भी मिला है, एंड नहीं मिला है। और 3-2 यानी टेट्रागोनल हमें 2 तरह का मिला है, ये और ये। और ऐसे ही जब आप 4 करेंगे तो ये चारों तरीके का है, फिर 2 है तो ये इन 2 तरीके का है, और 111 मतलब सिर्फ सिंपल मिले हैं। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये 14 आएगा। यानी नेचर में जो अरेंजमेंट पॉसिबल है वो खाली 14 है, और होने चाहिए 28, क्योंकि 7 टाइप्स के 4 वेरिएंट हैं, तो 28 होने चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ कितने मिले हैं बेटा? 14। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा गया है वो है कंट्रीब्यूशन वाला। याद आ गया होगा, अगर कोई एटम कॉर्नर पे लगा है क्यूब के तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। याद आ गया, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8। और कॉर्नर होते कितने हैं? बोलो बच्चों, कॉर्नर 8 होते हैं, इसका ये कंट्रीब्यूशन इतने कॉर्नर है। कोई एटम एज के सेंटर पे लगा है 1/, वैसे तो एज सेंटर कोई पोजीशन होती नहीं तो आएगी नहीं, ये हमारी और आपकी आपस की 1 सहमति है। ठीक है बेटा, एज सेंटर कोई पोजीशन नहीं होती, ये एक वॉइड होता है, लेकिन इसकी वैल्यू 1/4 होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और कोई एटम फेस के सेंटर पे लगा है, ये पोजीशन हमारी बुक्स में मिलेगी, और बॉडी सेंटर में है तो 1 है, इनसाइड बॉडी 1 है, तो ये आपको याद रखने। ठीक है, इसके बेसिस पे आप फॉर्मूले बनाएंगे। तो आप क्वेश्चन जानते ही हैं, ए एटम कॉर्नर पे है, बी एटम पे सेंटर पे, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ए कॉर्नर पे, बी फेस सेंटर पे, फॉर्मूला क्या है? तो आंसर आ जाएगा भैया, कॉर्नर वाला 1 हो गया, फेस सेंटर वाला 3 हो गया, तो ए बी 3। समझ में आया फेस सेंटर 3 कैसे हुआ?
1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3 और कॉर्नर वाला 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत पूछा गया है ABC। दूसरा जो बहुत पूछा गया वो NaCl का है। वो कैसे कहते हैं, वो Cl ना कह के A या B कह देंगे और कहेंगे ये कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे भी है, ठीक है, क्यूब में। और Na को कह देंगे ये बॉडी सेंटर पे है और एज के सेंटर पे है। तो अब आप लिख के देखिए तो आपको क्लियर होगा। कॉर्नर 1, फेस सेंटर 3, 4, बॉडी सेंटर 1, एज सेंटर 3, 4। दोनों की वजह से 4 4 आ रहा है, और अगर दोनों की वजह से 4 4 आ रहा है तो फॉर्मूला तो NaCl ही रहेगा। मतलब एक NaCl, ठीक है, एक यूनिट NaCl, लेकिन तुम्हारे पास तो 4 Na और 4 Cl आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 यूनिट सेल हैज 4 यूनिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है NaCl का कि एक यूनिट सेल में कितने यूनिट होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर होता है 4 यूनिट। एक यूनिट सेल के अंदर 4 Na मिल रहे हैं, 4 Cl मिल रहे हैं, तो NaCl के केस में से यूनिट बोला जाता है, मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता। तो हम वहां बोलेंगे एक यूनिट सेल के अंदर 4 यूनिट है। बोलो बच्चों क्लियर है? तो ये फॉर्मूले बना लेंगे। एक आध क्वेश्चन आप लिख लीजिए। लिखे बेटा, A at all corner, A at all corner and B present at, A सारे कॉर्नर पे है एंड B present at all face center, B सारे फेस सेंटर पे है। A at all corner and B present at all face center and from one face center B is missing and from one face center B is missing। एक फेस सेंटर से B गायब है and from one face center B is missing। Give formula। बताइए बेटा, गलत है, सही है? आया? तो इसका आंसर ऐसे करना है, A एटम सारे कॉर्नर पे हैं तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। B एटम बेटा ये कहा है एक फेस सेंटर पे नहीं है, फेस होती कितनी है? 6, 6 में से 5 में है, तो बेटा 5/2 ही तो आया। तो A का नंबर 1 है, B का नंबर 5/2 है, लेकिन एटम कभी फ्रैक्शन में दिखाए नहीं जाते, होल नंबर में दिखाने हैं। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कह लो कर दिया, या ये 2 यहां चला गया ये कह लो, वॉट एवर, A2B5 आंसर आएगा। तो इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, बेसिक पॉइंट है, ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जैसे हम हमेशा 3 पॉइंट पे करते हैं काम। क्लास से पहले आपने क्या किया, इन द क्लास क्या कर रहे हैं, और आफ्टर द क्लास क्या करेंगे। इन 3 पे ही काम होता है, और हर वो बच्चा टॉपर बनता है, हर वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है जो यहाँ पे काम करके आता है। एक इन क्लास है, एक प्रीवियस या प्री टू दिस है, मतलब क्लास में आने से पहले आपने क्या किया। दैट मीन्स आई एम आस्किंग अबाउट स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि आज सर सॉलिड स्टेट रिवाइज कराएंगे, रिवाइज, ठीक है, या पढ़ाएंगे। तो अगर रिवाइज कराना है तो इसका मतलब एक लंबा पोर्शन कवर होगा, तो आपको ज्यादा पढ़ के आना पड़ेगा घर से भी। तो क्या होगा, हमारे और आपके बीच में डायलॉग्स चलेंगे। मैं एक चीज बोलूंगा, आप उसे रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि आप पढ़ के आए होंगे। तो इन द क्लास आपको इंटरेस्ट आएगा, तब आपको लगेगा हाँ ये है रिवीजन। और अगर आप यहाँ कुछ नहीं करके आए हैं तो रिवीजन में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते तो हम एक एक टॉपिक बोलते हैं ना कि भाई ये हेडिंग है, ये समझो, सीधा क्वेश्चन पे थोड़ी आ जाते हैं। तो रिवीजन में यहाँ पे उस बच्चे को रिवीजन का अच्छा फायदा मिलता है जो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आता है। फिर आफ्टर द क्लास क्या होगा, तो कॉमन सेंस है, आफ्टर द क्लास आपको यहाँ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे कुछ ना कुछ, और आप अपने बुक से नोट्स लेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। बेटा बुक से क्या नोट्स निकालने हैं, जैसे कई बार मैं आपको पिछले क्वेश्चन दे दूंगा, कई बार रेक्टाफिकेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टल का एग्जांपल बताओ। अब ऐसे तो याद होगा ही, ठीक है, हो सकता है Na2SO4 हो सकता है K2Cr2O7 हो, भैया हमें तो याद है नहीं टेट्रा, ठीक है, हमें कौन कौन से याद है, हमें तो क्यूब याद है क्योंकि क्यूब कोर्स में है हमारा,
NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल होता है या CHCl का होता है, ZnS का होता है, तो हमें तो क्यूब सारे याद है, डायमंड क्यूब में वो याद है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा रोम्बिक का बताओ, तो जिनका कॉमन सेंस तेज है वो तो कह देंगे सल्फर रोम्बिक माना जाएगा। तो सल्फर रोम्बिक आया ही वर्ड रोम्बिक क्रिस्टल से, सल्फर मोनोक्लिनिक, तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं जिनका हेक्सागन है, टेट्रागन है, तो वो आपको बुक से याद करने हैं। वो है पोस्ट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के बाद जितना टॉपिक पढ़ा दिया गया है या जो चैप्टर हो गया है, आप उसको प्रीवियस ईयर से देखें कि कौन सा एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो रट्टाफिकेशन वाला था, जो मैं लिख लूं जिससे कि अब की अगर एग्जाम में आए तो मुझसे छूटे, वो रटने वाला ही होगा, कंसेप्ट कोई नहीं छूटेगा रिवीजन में भी, ये गारंटी। ठीक, तो ये फॉर्मूला बना लोगे अब, बताओ भैया फॉर्मूले बन जाएंगे, मिसिंग वाले भी बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले वाले में ना एक में गलती होती है, चलो अभी बता देता हूं। ये है सिंपल क्यूब, एक है बॉडी सेंटर क्यूब, एक है फेस सेंटर क्यूब। इसमें पूरा पूरा तो नहीं आएगा, कोई एक आध चीज पूछ ली जाती है, ठीक है। जैसे सबसे कॉमन पूछी गई है एफिशिएंसी, सिंपल क्यूब की एफिशिएंसी कितनी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पेपर में पढ़ना, उन्होंने ऑक्युपाइड हिस्सा पूछा तो एफिशिएंसी है, अनऑक्युपाइड पूछ लेते हैं तो वहां दिमाग काम नहीं करता, 100 से माइनस करना होता है अनऑक्युपाइड या वैकेंट। तो सिंपल क्यूब की एफिशिएंसी बेटा नियरली 52.4% है, 52.33 या 4 आती है ना, तो ये एफिशिएंसी है, याद आ गया। तो अनऑक्युपाइड कितना हो गया, नियरली 48%, ठीक है। बेटा बॉडी सेंटर क्यूब की एफिशिएंसी कितनी, वेरी गुड, बाकियों को याद नहीं है कि इसका मतलब शांत बैठे हो एकदम, तो ये रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब ये 68 है। और फेस सेंटर क्यूब मोस्ट एफिशिएंट विद 78%, तो एफिशिएंसी को याद करती है, ठीक है। कभी कभी पाई के टर्म्स में पूछा गया है, जैसे IIT ने 2 साल पहले पूछा था पाई के टर्म्स में, तो पाई/6 सिंपल क्यूब में है, ऐसे आगे भी आप निकाल सकते हैं। अब ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो डेंसिटी के फॉर्मूले में लगाते हैं, वो होता है एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, जनरली इस चैप्टर में एज लेंथ को ए से लिखते हैं और रेडियस को आर से लिखते हैं। तो रेडियस और एज लेंथ में सिंपल क्यूब में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू A/2। सिंपल क्यूब में सब पड़ोस पड़ोस में लगे हैं, तो डिस्टेंस जो एज लेंथ है उसका आधा है। हाँ भैया, अब क्वेश्चन है कायदे का, बता भैया बॉडी सेंटर क्यूब में क्या रिलेशन है। हाँ, अब मैं आपको जो तरीका पिछली बार बताया था वही दोबारा बता रहा हूं, लेकिन कॉमन सेंस रखोगे तो उसी तरीके का मैं यूज करता हूं। पहले अगर हेडिंग है बॉडी सेंटर क्यूब, तो दिमाग में ले जाता हूं बॉडी का डायगोनल, बॉडी का डायगोनल A√3 होता है, इतना तो समझते हो, क्यूब का डायगोनल A√3 होता है, और डायगोनल को 4 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि डायगोनल में 4 रेडियस लगे होते हैं, तो A√3/4 ये रहा डायगोनल। और डायगोनल में ये एटम है, ये एटम है और ये एटम है। ये देखिए, एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस और चौथा रेडियस। तो बॉडी के डायगोनल में 4 रेडियस लगे होते हैं। तो पहले बॉडी के डायगोनल को दिमाग में सोचा करिए, फिर रेडियस अपने आप आ जाएगा। अब बताइए FCC का रेडियस क्या, समझ में आया। पहले आप फेस का डायगोनल सोचो, फेस का डायगोनल होता है A√2, है ना, और उसे 4 से डिवाइड करो। A√2 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो A/2√2 आएगा। और ये वाली वैल्यू डायरेक्ट रटी हो तो बढ़िया है, क्योंकि वहां बैठ के डिराइव थोड़ी करोगे यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा गलत होते हैं नकल वाले बच्चों के, पता है क्यों, क्योंकि कई बार बच्चे A√3/2 लिखाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे कोर्स में एक हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, जो रेडियस का डबल होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम ये है, ठीक है, ये है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। अब एग्जाम में अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने पूछा है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम एंड रेडियस, तो भैया ये है जो रेयरली पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया अभी तक, अधिकतर ये पूछा गया है। लेकिन फिर वो ये 2 वैल्यू कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नकल करने वाले बच्चों का ज्यादातर गलत होता है, मैंने देखा है, ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर गर्दन घुमा के सोच रहे होते हैं
और फिर जब उन्हें दिखता है एक की कॉपी में ये √3/2 और वो खुद लिखने जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने पे विश्वास होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट याद ही नहीं किए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे बच्चे के इंटेलिजेंट है या क्या ये पहले सोचते हैं, हाँ यार ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका आंसर मुझसे ज्यादा सही होगा और मैं तो फिर वही हूँ, तो फिर इन्होंने दूसरा आंसर लगा देते। तो ये बेटा आप गलती तब नहीं करोगे जब आप कंसेप्चुअल जो अब रिवाइज करा रहा हूं उसमें मैं आपसे जैसे कह रहा हूं आप रिवाइज करते चलो, ये लिखते भी चलना आप लोग साथ साथ में, है ना, ये रिवाइज लिखते चलेंगे। तो ये हुआ हमारा एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी में ये आपको याद रखना है। अब आते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, है ना। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का एक ही फॉर्मूला है भैया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। पूरा वर्ड बोलना बेटा, कभी गलती नहीं होगी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो ऊपर आएगा मास ऑफ यूनिट सेल और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर एग्जामिनर ने तुम्हें डायरेक्ट मास दे रखा है और डायरेक्ट वॉल्यूम दे रखा है तो चुपचाप लगा दो, है ना, कोई डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चों को मैंने देखा है और ये सरलतम क्वेश्चन होता है, मैं उन्हें कह देता हूँ बीसीसी क्रिस्टल है, ये मास है और ये वॉल्यूम है, तो पता नहीं क्यों वो अंधभक्ति में लगे हुए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बीसीसी है तो 2 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अबे मास दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी आ गई, लेकिन उनकी आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है कि वो एक बड़ा सा फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा है वो हर बार ही लगाएंगे। तो भैया ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ाई करो, पूरा फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये बेस है। अब मास कहां से आता है, यूनिट सेल में कितनी यूनिट है और एक यूनिट का मास कितना है। यूनिट सेल में कितनी यूनिट है मतलब बेटा, मतलब एक यूनिट सेल में कितनी यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब में नेट एटम 1 होते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब है तो नेट एटम 2 होते हैं और फेस सेंटर क्यूब है तो नेट एटम 4, ठीक है। लेकिन इसमें गलती होती है एक ही जगह, वो कौन सी जगह है, CSCl का क्वेश्चन देते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब बता देते हैं और यहाँ Z रखना होता है 1, यहाँ Z2 नहीं रखना होता, यहाँ Z क्या रखना होता है 1। बेटा एक बार फिर ध्यान से देखो क्यों, ये बात सही है, यहाँ एक सीजियम है एक क्लोरीन है, इसलिए टोटल तो 2 ही है, लेकिन हमें रखना क्या है, यूनिट्स कितनी है, यूनिट CSCl मिला के 1 यूनिट होती है। तो Z तो वैसे देखने में आपको 2 लग रहा है, लेकिन यहां तो हमने रखा है यूनिट का मास इंटू नंबर ऑफ यूनिट, तो हम पूरे CSCl का मास रखते हैं और कितने CSCl है वो रखते हैं। तो भैया CSCl तो एक ही है, तो जरा इस पे ध्यान देना। वैसे तो ये कंपटीशन में ही गलती कराते हैं, 12th लेवल पे नहीं, कि वो जानबूझ के एक आयनिक कंपाउंड दे देते हैं, उसे BCC कहते हैं और कहते हैं तू इसका खाली Z बता दे, बाकी मेहनत छोड़, हमें तो नंबर ही काटने तेरे, ठीक है, और तू यही गलती करेगा हमें मालूम है। वो BCC देखते ही Z2 लिख देता है। क्या ध्यान रखना है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में BCC में ये 2 एक की तरह बिहेव करेंगे, Z1। और यही क्वेश्चन बाई चांस मान लीजिए खाली सीजियम का होता तो Z2 होता, क्यों, एक सीजियम कॉर्नर में होता, एक बॉडी के सेंटर में होता तो सीजियम 2 होता, तो BCC में Z2 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये CSCl का है तो Z1 है, समझ में आ रहा, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है भैया, एज लेंथ का क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला डेंसिटी का है, लेकिन इसमें ये M क्या है, मास ऑफ 1 यूनिट, और ये क्या है, एज लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब होता क्या है, हमें एक यूनिट का या एक एटम का कभी मास नहीं पता होता, जो हमें मास पता है जैसे सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, जनरली वो हमें ग्राम्स में पता है। बच्चों अगर वो ग्राम में है तो वो 1 मोल के मास है, तो अगर 1 मोल के मास है तो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के मास है, तो एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए इसको डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो ये M/Na क्या आया, मास ऑफ 1 यूनिट। और जनरली एटम्स के बीच की डिस्टेंस पिकोमीटर में होती है जनरली, और जब ये पिकोमीटर में होगी तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं,
ये आखिरी वाले फॉर्मूले को जो सबसे लास्ट में लिखा है उसे सर माथे रख लेते। वो क्या सोचते हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा हम जेड लगाएंगे, एम लगाएंगे, एनए लगाएंगे, ए लगाएंगे। और एग्जामिनर अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ये नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती की मेहनत करें और सॉल्व करें ना। वो कह रहा है भाई मैं तुम्हें कंसेप्चुअल चीज दे रहा हूं जहां तुम गलती करोगे। तो वो हो सकता है डायरेक्ट तुम्हें मास ऑफ 1 एटम दे दे और तुम उस समय इंटेलिजेंसी दिखा रहे होगे कि एनए से डिवाइड करो, तो वहां एनए से डिवाइड नहीं करना। हो सकता है वो डायरेक्ट तुम्हें एज लेंथ सेंटीमीटर में दे दे। अगर सेंटीमीटर में दे दे तो -30 की जरूरत ही नहीं। तो भैया इस फॉर्मूले से थोड़ा सतर्क रहो। इसीलिए देखो बेटा मैंने रिवीजन में भी तीनों स्टेप अलग अलग बताए हैं आपको। तो जरा ध्यान रखिएगा एक्चुअली में फॉर्मूला इतना ही है या इतना है, और ये जो आया है वो ए एज लेंथ को पिकोमीटर में और कैपिटल एम को मोलर मास इन ग्राम्स रखा है तब आया। बोलो बेटा क्लियर है? अब आया यहां तक समझ में? पहली हेडिंग में कोई डाउट है किसी बच्चे को? यस, यहां पे ये जो एज लेंथ लिखी है ये मैंने सीएम लिखा था, सेंटीमीटर। तो जब ये सेंटीमीटर में होगा तो हमें, क्योंकि डेंसिटी चाहिए होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डायरेक्ट क्यूब कर दिया। बाई चांस पिकोमीटर में दे रखी है तो -30, आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी है -24। याद है ना, पहले कराया है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे। बोलो बेटा यहां तक की हेडिंग क्लियर है? ठीक है, टाइम एक्सटेंड देख लीजिए। हाँ वही तो, हाँ एक ही बात, बिल्कुल सही है बेटा। अगर उन्होंने पिकोमीटर में दे रखा है तो आप ये लगाना, और अगर नहीं दे रखा तो क्यों लगाओ, सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्यों लगाओ। चलिए बोलो यहां तक की हेडिंग्स क्लियर है? तो सॉलिड स्टेट में कल आप यहां तक पढ़ के आएंगे। वैसे तो उसमें मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपसे कोई चीज नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ हम ये करेंगे कि आपने अभी यहां तक जो पढ़ा है कोशिश करेंगे उसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दे, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न ही यही है। और मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, आप अभी से लेके लगातार आते रहो, 70 में 70 में आपको दिखा दूंगा, गारंटेड दिखा दूंगा। बस आप क्या करो, रोज मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं 10 क्वेश्चन दूं, आप वो 10 क्वेश्चन के आंसर बिना नकल के, बिना उसके अपने आप कर। ठीक है, वो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देंगे, जितना आज हमने पढ़ाया उस पे ये आपका तैयार हो जाए। क्योंकि बोर्ड का एक बहुत बेसिक पैटर्न है, एकदम बेसिक फ्लैट। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, अभी 1-1.5 महीना है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल भी कई ऐसे बच्चे थे हमारे जो इस समय जैसे कई आज जागे हैं, फिर भी 65 नंबर लेके आए। क्यों? 65-70 में। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बस पैटर्न पकड़ लिया। पैटर्न पकड़ने का क्या मतलब है, उन्हें समझ में आ गया यार कुछ याद नहीं करना, लंबी लंबी डेफिनेशन, ये कुछ याद नहीं करना, बस एक पैटर्न है, एक एक दो दो शब्द चाहिए होते हैं। वो ऑर्गेनिक में जरूर रिएक्शन आपको कन्वर्जेंस के लिए चाहिए होंगी, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के 40 नंबर में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन हमने भेज दिए उनको मगअप करो। मैं उसका भी अभी शुरू करने वाला हूँ 3 से 4 वाले में, जिस दिन शुरू करूंगा बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज इतने रखते हैं बेटा, कल यहां तक पढ़ के आइएगा लेकिन प्लीज।